गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए या पिछले जितने वीडियोज़ हैं उनका PDF चाहिए है तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप पॉलिटी टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आप डेली दोपहर 2 बजे पॉलिटी टेस्ट दे सकेंगे। प्लीज़ जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बार सभी शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि और भी लोग कनेक्ट हो जाएं। सभी लोग शेयर कीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। देखिए, टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो पहले किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए। इससे आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर करने की ताकि और भी लोग कनेक्ट हो सकें। चलिए, अगर सभी ने एक बार वीडियो को शेयर कर दिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, संविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, एक बहुसदस्यीय संस्था है या ए और सी दोनों? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए कि ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दूंगी क्योंकि 30 क्वेश्चन मुझे 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन फिर भी 20-25 मिनट्स हो जाते हैं। लेकिन मैं जल्दी करना चाहती हूँ ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हमें मिल सके। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D, A और C दोनों। मतलब जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो संवैधानिक निकाय है और एक बहुसदस्यीय संस्था है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका गठन संसद में, देखिए इसका गठन कैसे हुआ है, तो संसद में अधिनियम पारित करके इसका गठन किया गया है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है और वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 मेंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुसदस्यीय संस्था है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? D, A और C दोनों। ठीक है, जितने लोगों ने D दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? 61, 62, 52 या 74? आपको सही आंसर बताना है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग सही आंसर बता दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा C, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए, संविधान के भाग 5 का, ठीक है, भाग 5 में जो आर्टिकल है, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, तो 52 से लेकर 78, इसमें कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। और इसी में जो अनुच्छेद 52 है उसी में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। जितने लोगों ने C आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892? आपको सही आंसर बताना है। ABCD में से क्या आंसर सही हो जाएगा इसका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से सही आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा A, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, 1935 के द्वारा द्वैत शासन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? 4 ऑप्शन है आप सभी के पास, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। आपको सही आंसर बताना है। पंचवर्षीय योजना या जो 5 ईयर प्लानिंग होती है उसका अंतिम अनुमोदन कौन देता है? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिए क्योंकि वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे एग्जाम्स में भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। तो सभी लोग कोशिश कीजिए कमेंट करने का। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D, राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना है, किसी भी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप योजना आयोग या जिसे अब हम क्या कहते हैं नीति आयोग के नाम से जानते हैं,
उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगर कोई भी प्रारूप बनाया गया है तो वो योजना आयोग या नीति आयोग के द्वारा बनाया जाता है, जबकि उसको अंतिम रूप देने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो प्रारूप कौन बनाएगा? योजना आयोग या नीति आयोग बनाएगा, और अंतिम अनुमोदन कौन करेगा? तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? आपको बताना, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, बजट या कैबिनेट। एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसका भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं मिलता है? सभी कमेंट कीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बजट। देखिए, बजट का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब आप बोलेंगे कि जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 112 है, मतलब आर्टिकल 112 है, उसमें भी देखिए क्या बताया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में आर्टिकल 112 में दिया गया है। वहां पे भी डायरेक्ट बजट शब्द को यूज नहीं किया गया है। तो कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बजट हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्व मंडल, तहसील, जिला या गांव। एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? एबीसीडी में से क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर है सी, जिला। ठीक है, जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, देशमणि पुस्तक किसने लिखी? पीएस राममोहन राव, पीएस अलेक्जेंडर, गुरुदास कामत या शंकर दयाल शर्मा। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देशमणि पुस्तक किसने लिखी है? ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। देखिए, जो बुक्स होती है वो तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एबीसीडी में से जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए सही आंसर क्या है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका डी, शंकर दयाल शर्मा के द्वारा देशमणि पुस्तक लिखी गई है। देखिए, शंकर दयाल शर्मा कौन है? तो ये हमारे 9th प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हमारे कौन से? 9th मतलब 9वें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, और इन्हीं के द्वारा देशमणि पुस्तक लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे तो उनके द्वारा लिखी हुई जो बुक्स होती है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति या सरकारिया समिति। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये भी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है कौन सी समिति? एबीसीडी में से क्या सही है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश के लिए बलवंत राय मेहता समिति जानी जाती है, जिसमें जिला स्तर पर क्या है? जिला परिषद है। ठीक है, ब्लॉक, तहसील, तालुका स्तर पर पंचायत समिति और गांव स्तर पर ग्राम पंचायत शामिल है। ठीक है, तो ये 3 स्तर जो बताए थे वो किसके द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा बताए गए थे। तो जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, अनुच्छेद 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित प्रावधान या अनुच्छेद 166 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन। एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए और सही आंसर बता दीजिए कि इनमें से कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। देखिए, इस तरह की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको डीप नॉलेज हो। तो मैंने आपको कहा जब भी आप पॉलिटी पढ़ें तो आपको भाग, अनुच्छेद और अनुसूची बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कभी भी पूछ लिए जाते हैं। चलिए, इसका सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
अनुच्छेद 163, देखिए जो हमारा आर्टिकल 163 है उसमें मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण नहीं है, उसमें राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद के गठन के बारे में बात की गई है। तो ये वाला जो है कॉलम है ये कैसा है, रॉन्ग हो जाएगा। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। आपको सही आंसर बताना है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग है जिसे हम संशोधित नहीं कर सकते? सभी बताएं क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं क्वेश्चन ही वो लेकर आ रही हूँ आपके लिए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बता दीजिए सभी, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यायिक समीक्षा। ठीक है, संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है न्यायिक समीक्षा, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। ये संविधान का आधारभूत भाग है जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन या इटली। आपको सही आंसर बताना है कि संशोधन हमने कहाँ से लिया है, कौन सी कंट्री से लिया है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए सही आंसर। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सभी लोग कमेंट कीजिए, सही आंसर बताइए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। हमने साउथ अफ्रीका से संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लिया है। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा भंग हो सकती है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए कि क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। ABCD में से राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये गलत है क्योंकि 12 सदस्य तो चुने जाते हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। देखिए राज्यसभा में टोटल सीट होती है 250, इनमें से 238 तो चुने जाते हैं लेकिन जो 12 हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका? ए विकल्प बिल्कुल सही है। तो जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्री परिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। आपको सही आंसर बताना है। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी जल्दी सभी कमेंट कीजिए। बस थोड़ा सा टाइम मैं आपको आंसरिंग के लिए देती हूँ ताकि आप जल्दी से आंसर दे दें, फिर भी वो थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है। चलिए इसका सही आंसर हो जाता है डी, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, संसद को या सुप्रीम कोर्ट को? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जो UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट किसे सौंपता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। UPSC अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के पास सबमिट करता है। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 16, 32, 38 या 64? आपको सही आंसर बताना है। EVM में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 64। EVM, देखिए EVM क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें कितने प्रत्याशी या उम्मीदवार हो सकते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 64। तो जितने लोगों ने 64 आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, KPLT, करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है?
गोवा, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए कि करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, जिसे हम KPLT कहते हैं, ये मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, असम में। ठीक है, ये जो KPLT है, करबी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, ये मुख्य रूप से असम में सक्रिय है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, अफस्पा पहली बार कहाँ लगाया गया? मणिपुर, जम्मू कश्मीर, पंजाब या 7 पूर्वोत्तर राज्यों में? आपको सही आंसर बताना है। क्या सही आंसर हो जाएगा? ABCD में से क्या सही आंसर है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब अफस्पा सबसे पहले कहां पर लगाया गया? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में अफस्पा लगाया गया था। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है और ये सबसे पहले लगाया गया था 7 पूर्वोत्तर राज्यों में। देखिए, कब लगाया गया था? तो 11 सितंबर 1958। आपको ये भी याद रख लेना है क्योंकि कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो 11 सितंबर 1958 को ये प्रभावी हुआ था, जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में लगाया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये जो 7 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये लगाया गया था। तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? केंद्रीय विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है। केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, संसद, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। या डी, इनमें कोई अंतर नहीं है? आपको सही आंसर बताना है कि क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में केंद्रीय विधायिका और संसद में क्या अंतर है? चलिए, इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, जो भारत में केंद्रीय विधायिका है वही उसी को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23। आपको सही आंसर बताना है। कौन सा इससे रिलेटेड, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से सभी कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी जल्दी सभी कमेंट कीजिए, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया है जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो ये जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 21। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 153, राज्य का राज्यपाल। आर्टिकल 155, राज्यपाल की नियुक्ति। आर्टिकल 165, राज्य का महाधिवक्ता। या आर्टिकल 233, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सभी कमेंट कीजिए और जल्दी बताइए। सभी कमेंट कीजिए जितने लोग कनेक्ट हैं। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है डी, अनुच्छेद 233, जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं दी गई है। आर्टिकल 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राज्यपाल के द्वारा की जाती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 233 किससे रिलेटेड है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये वाला कैसा हो जाएगा? सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। जितने लोगों ने डी लिखा है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए, नेक्स्ट, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री, सार्वजनिक लेखा समिति का चेयरमैन या प्रधानमंत्री? आपको सही आंसर बताना है।
क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार ये रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सभी बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। चलिए, इसका सही आंसर है ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो जो हमारा व्यय होता है, खर्च होता है, धन होता है, उसका संरक्षक होता है, इसीलिए इसे गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना निम्नानुसार थी। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, क्राउन, लोकसभा, राज्यसभा, क्राउन, हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ स्टेट्स, क्राउन, सीनेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। आपको सही आंसर बताना है कि नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना कैसी थी। सभी लोग जल्दी से सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा एबीसीडी में से? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना क्राउन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में थी। तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन से अपनी बैठक की? इसका सही आंसर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? 1950, 1952, 1955 या 1958? सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक वर्तमान परिसर में जाने से पहले संसद भवन में ही अपनी बैठक की है? जल्दी से सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए, सही आंसर है इसका डी, 1958। ठीक है, 1937 में भारत सरकार अधिनियम जब 1935 के माध्यम से भारत के संघीय न्यायालय ने 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की थी। कब से कब तक? तो 1937 से 1950 तक संसद भवन में प्रिंस के चैम्बर में अपनी बैठक शुरू की थी। और सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था और 1958 में वर्तमान परिसर में कार्यवाही स्टार्ट हुई थी। और कब से? 1958 से वर्तमान परिसर में कार्यवाही शुरू हो गई थी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या हाई कोर्ट का न्यायाधीश? एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से सही आंसर बता दीजिए, क्या सही आंसर है इसका? कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह निम्नलिखित में से किसकी योग्यता प्राप्त कर ले? एबीसीडी में से क्या सही है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। ठीक है, कोई व्यक्ति भारत के अटॉर्नी जनरल बनने की योग्यता प्राप्त कर लेता है यदि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता प्राप्त कर ले। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? यदि लंबित मामलों की संख्या के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से कोई प्रतिनिधित्व है और न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता है, संविधान में संशोधन द्वारा, संसद में अधिनियम द्वारा या राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा? आपको सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर हमें उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या बढ़ानी है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसद में अधिनियम के द्वारा हम सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? बैंकिंग, कृषि, जेल या जन स्वास्थ्य? आपको सही आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है? एबीसीडी में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। सभी कमेंट कीजिए, क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर दे दिया करिए क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है 30 क्वेश्चंस के हिसाब से। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बैंकिंग। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है, सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 100, 57, 61 या 52? कितने विषय हैं? 100 है, 57 है, 61 है या 52 है? आपको बताना है।
जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या सही आंसर है इसका? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D52। जो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची है उसमें वर्तमान में 52 सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी को हटाकर कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा है। कोरम केवल लोकसभा में ही पूरा किया जा सकता है। कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो सदन का कोरम पूरा न होने पर भी कार्यवाही शुरू कर सकता है। क्या हो जाएगा ABCD में से सही आंसर? जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। कोरम के बारे में तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी को पता होगा। इसका सही आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिए प्लीज, जितने लोग कनेक्ट हैं। चलिए, सही आंसर हो जाएगा C। देखिए, कोरम को पूरा करने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में कितने? तो 25 सदस्य होने जरूरी होते हैं। ठीक है, यही होता है क्या कोरम, मतलब कि जो 10वां हिस्सा होता है वही कहलाता है कोरम। ठीक है, टोटल संख्या का 10वां 1/10 हिस्सा। चलिए, C जितने लोगों ने कहा है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? ABCD में से क्या सही है? सभी लोग कमेंट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जल्दी से कमेंट करके सभी सही आंसर बता दीजिए। सभी कमेंट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।